तो अक्सर हमारे यहाँ जैसे अभी विदिशा में शिवलिंग मिला है या आशापुरी में बहुत सारा मटेरियल मिला है। और गंधर्वपुरी का संग्रहालय यदि मैं कहूँगी कि रिसर्चर्स के लिए और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको विजिट करना चाहिए। वहाँ पर जहाँ खुदाई करो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, स्पेशली गंधर्वपुरी में। आर्कियोलॉजी आर्काइव्स और म्यूजियम देखना है तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। चाहे मैं त्रिवेणी म्यूजियम में गई या सेंट्रल म्यूजियम इंदौर का देखा, भोपाल का राज्य संग्रहालय देखा, उसमें मुझे इतना अद्भुत लगता है कि पत्थरों में भाव संप्रेषित करना। लेकिन एक अभी के समय में एक चैलेंज आता है, एक सवाल उठ रहा है कि हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो धीरे धीरे टूरिज्म का बनते जा रहे हैं। हाल में कुछ ऐसे मामले भी हैं। जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या पर्यटन केंद्र बनाने में या फर्दर उसका हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट करने में, इसके मूल स्वरूप में या इसको बनाए रखने में कोई दिक्कत होगी। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। लास्ट टारगेट ये है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे और लोगों तक पहुंचे। अभी भी लगातार जब कभी एक्सकवेशन हो रहे हैं तो नई प्रतिमाएं निकल रही हैं, वो लगातार उस ट्रेंड को ब्रेक कर रही हैं, जो सेट ट्रेंड है, इसलिए तो हमारी समझ नहीं पा रही। मध्य प्रदेश में इस कदर खजाना भरा हुआ है कि हम शायद देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में, जिसमें विरासत के चिन्ह मौजूद हैं, उनमें आगे आ जाएंगे। 6 करोड़ 88 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों के पास, और उसमें होलकर, सिंधिया, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस, इनके जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो जगह जगह से अधिकारियों ने और जो फ्रीलांसर्स थे उन लोगों ने कोशिश करके एक आर्काइव्स की स्थापना की, अभिलेखागार की, और उसमें इन सबको प्रिजर्व किया। 35 लाख डॉक्यूमेंट्स अभी तक डिजिटाइज कर लिए हैं। आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इतिहास के किस हुए? 6th सेंचुरी में मटके जो पॉटरी के अपने रिमेन्स मिल रहे हैं, और उस पर डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग में भी ज्योमेट्री है और आपके प्रतीक हैं, शुभ चिन्ह हैं। एक और बात कहना चाहूँगी कि हिस्टोरियोग्राफी में जो ब्रिटिश ट्रेंड था, ब्रिटिश नज़रिया था, पर्सपेक्टिव था, उसको चेंज करने के लिए ये रिसर्च बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आगे भारत की दिशा और आगे इतिहास की किस तरह से? जितना हम लोग इस समय पश्चिम की स्थिति आर्थिक रूप से देख रहे हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो और दृढ़ विश्वास बढ़ा रहा है कि जितनी आपकी हिंसक या कहेंगे कि जितना मूल्य आधारित हमारी नीतियाँ, हमारे सोच, हमारी जीवन शैली है, वो वहाँ पे नहीं दिख रही है और उसके रेपरकशन हमें देखने में आ रहे हैं। जब कभी भी मध्य प्रदेश की बात होती है तो संस्कृति और इतिहास सबसे पहले चर्चाओं में आता है। मध्य प्रदेश की पुरातत्व इतना मजबूत है, इतना प्रसिद्ध है कि पूरी दुनिया यहाँ पर घूमने आती है, इसको देखने आती है। ऐसे में आज मध्य प्रदेश के पुरातत्व के विषय में बात करने, मध्य प्रदेश की आर्कियोलॉजी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीषा शर्मा जी हैं। आप मध्य प्रदेश के आर्कियोलॉजी एंड आर्काइव डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जॉइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर। मैम, मैंने आपकी सोशल मीडिया को जब देखा तो डिपार्टमेंट एक तरफ है, लेकिन आपके सोशल मीडिया को देख के, आपके इंटरेस्ट को देख करके लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से भी आर्कियोलॉजी में उतनी ही इंटरेस्टेड हैं। तो मध्य प्रदेश के आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट? नमस्कार सभी दर्शकों को, और आयुध के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए मुझे बहुत थैंक्स बोलूँगी। मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली हिस्ट्री है, और करीब 17 ईयर्स तक मैंने टीचिंग का किया है, और मैं बेसिकली हायर एजुकेशन को बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला जैसे ही मुझे प्रस्ताव मिला कि आर्कियोलॉजी आर्काइव्स और म्यूज़ियम देखना है, तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। क्योंकि जो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, उसमें सोर्सेज़ की बात होती है, और सोर्सेज़ में हम लोग कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज़। प्राइमरी सोर्सेज़ जब हम पढ़ते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं कि आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी इस पे है कि आपने प्राइमरी सोर्सेज़ का कितना उल्लेख किया है। और जब ये डायरेक्टरेट में मैं इस पद पर आई, तो मुझे लगा कि सामने मॉन्यूमेंट्स, संग्रहालय, आर्टिफैक्ट्स और आर्काइवल मटेरियल, तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास की विश्वसनीयता, उसको जीवंत देखने
और उसको कन्वे करने के लिए इतना बड़ा चैनल एक धुरी पर आ गई हूँ। तो मुझे एक बहुत ही एक कहूँगी कि गॉड गिवन अपॉर्च्युनिटी जैसा लगा कि मैं इसको ना केवल खुद के लिए बल्कि मैं दूसरों तक संप्रेषित भी कर सकूँ। जैसे जब हम देखते हैं डिपार्टमेंट को, म्यूज़ियम्स को, तो वहाँ पे इतना इतना ज़्यादा इस तरह के आर्टिफ़ैक्ट्स हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी आर्टिफ़ैक्ट के पास गए हों या कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने आया, जिसने आपके सामने एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव, एक नया विज़न आपको दिया हो? जी। ऐसा कई बार होता है, जब मैंने संग्रहालय विज़िट किए या सभी जो जानते हैं ज़्यादा शालभंजिका को काफ़ी लोग जानते होंगे जो अपने शिवपुरी वाले रीजन से मिली है। कभी आप ध्यान से देखिए कि पश्चिम में एक मोनालिसा तो उसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश की मोनालिसा या इंडियन मोनालिसा। तो जितनी भी आर्टिफैक्ट्स पर आप भाव देखिए, इतने चाहे मैं त्रिवेणी म्यूज़ियम में गई या सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर का देखा या भोपाल का राज्य संग्रहालय देखा, उसमें मुझे इतना अद्भुत लगता है कि पत्थरों में भाव संप्रेषित करना, कि कहाँ छैनी हथौड़ी से जो कलाकार होगा, उसके अंदर कितनी समझ, कितना ज्ञान होगा कि वो लिप्स को यदि इनकार कर रहा है, तो उसमें संतोष का भाव है, उसमें ध्यान का भाव है, उसमें लास्य है, उसमें यदि नायिकाएँ बना रहे हैं, तो उस तरह के भाव हैं या रौद्र रूप बना रहे हैं, माँ दुर्गा की बना रहे हैं। तो मैं ये देख के हैरान हो जाती हूँ कि आज हम जो अपने ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वो तो पता नहीं हम कब वहाँ तक पहुँच पाएँगे जब उनका जो स्तर था, उसको हम टच कर पाएँ। कि एक मूर्तिकार किस तरह से, किस बारीकी से आँखों में वो भाव ला रहा है, पत्थर में। आप सोचिए, ऐसे कि आपको उसमें ध्यान है तो बुद्ध के ध्यान का आपको रेंज पता लगेगी कि इतनी शांति, इतना मौन। तो वो बात जो जानकार हैं या जो बहुत बारीकी से देखना चाहते हैं भारतीय कला को, मुझे लगता है कि मूर्तियों को देखने में आप अद्भुत जो कहते हैं अतुलनीय शब्द होता है कि हम नहीं रेंज पता कर सकते, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और अभी भी मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि पुरातत्व की जो जर्नी है वो खत्म, अभी भी लगातार जब कभी एक्सकवेशंस हो रहे हैं तो नई प्रतिमाएँ निकल रही हैं, वो लगातार उस ट्रेंड को ब्रेक कर रही हैं, जो सेट ट्रेंड था जिसमें जो हमारी समझ थी पुरातत्व की। अभी जब 50 साल पूरे हुए आर्काइव के, तो कार्यक्रम था कुछ उसमें एक बहुत बात जो चर्चाओं में आई कि डिजिटलाइज़ेशन का, हाँ। कि जो डॉक्यूमेंट्स थे पुराने राजघरानों के, उनको हम आर्काइव करें। ये पूरी प्रोसेस क्या है? इसको हम एक्चुअली आईटी इंटरवेंशन जैसे-जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शासन की भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ये कोशिश है कि हमारी विरासत इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको सुरक्षित करना सबसे पहले ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में इस कदर खजाना भरा हुआ है कि हम शायद देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में, जिसमें विरासत के चिन्ह मौजूद हैं, उनमें आगे आ जाएँगे। हमारे यहाँ जो अभिलेखागार है, उसकी स्थापना के 50 साल हुए हैं, तो स्वर्ण स्वर्ण दिवस मनाया गया हम लोगों ने। 6 करोड़ 88 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों के पास। 6 करोड़ 88 लाख और उसमें होलकर, सिंधिया, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस इनके जितने डॉक्यूमेंट्स थे, वो जगह-जगह से अधिकारियों ने और जो फ्रीलांसर्स थे, उन लोगों ने कोशिश करके एक आर्काइव्स की स्थापना की, अभिलेखागार की और उसमें इन सबको प्रिज़र्व किया। जो आप डिजिटाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत सालों में 10 साल में तो जो साधारण कागज़ होता है, वो टूटने लगता है। अब इनको रख तो लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छे से रखा। आम व्यक्ति या स्टूडेंट सोच भी नहीं पाएगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से उनको संरक्षित रखा गया है। अब इनके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि ये समय के साथ और नष्ट ना हो जाएँ, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें। सो हम लोगों ने करीब 35 लाख डॉक्यूमेंट्स अभी तक डिजिटाइज़ कर लिए हैं और उसमें होल्कर एस्टेट के 21 लाख डॉक्यूमेंट हैं। और हमारी योजना है कि इसमें जितने महत्वपूर्ण हैं, उनको कैटेगराइज़ करके और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं,
उनका डिजिटाइजेशन करें और सर्वर पर उनकी एक्सेस शोधार्थियों स्टूडेंट्स को दें। तो एक बहुत बड़ा काम है जो आज के ज़माने के हिसाब से हमें करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ज्ञान हितैषी जो योजना चलाई है उसमें इसको और तेजी मिलेगी। अगर ये जब ये पूरे 6 करोड़ डॉक्यूमेंट जब डिजिटलाइज़ हो जाएँगे, तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए, मध्य प्रदेश के कल्चर को एकेडमिया में किस तरह का चेंज लेकर के आ सकते ये हमारे यहाँ आपने देखा होगा हायर एजुकेशन में एक बहुत लैक्यूना है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का नैक एक्रेडिटेशन होता था, उसमें रिसर्च में मार्क्स हमारे कम रहते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ और अक्सर ये विचार का और सेमिनार में ये प्रश्न उठता था कि हम लोग रिसर्च की क्वालिटी मध्य प्रदेश में कैसे साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोलकाता ईस्ट में या नॉर्थ में सब यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के अच्छे मार्क्स मिलते थे। इवन ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज़ हैं, वो भी पूरे भारत की आ जाती थी लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये चैलेंज फेस करते थे। मैं सोचती हूँ कि ये अभिलेखागार और हमारे दूसरे 2 विंग जो हैं आर्कियोलॉजी और वो भी, खासकर अभिलेखागार मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न मध्य प्रदेश को समझने में, ऑथेंटिक रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पास प्रशासन के जितने अंग हैं, उन सब से रिलेटेड 1798 से लेके 1956 तक सभी डॉक्यूमेंट्स जितने अवेलेबल थे, जो पहले जगह-जगह बिखरे थे, उनको प्रिज़र्व किया है। भोपाल में, इंदौर में और आपके तुलसीराम वन में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि रिसर्च की क्वालिटी में और रिसर्च के एरिया में अभी क्या है कुछ लिमिटेड एरियाज़ थे। रूलिंग क्लास है या इसकी पॉलिसी है, पॉलिसीज़ पर ज़्यादा रिसर्च बेस्ड था। अब बहुत जो रिसर्च का जो सही में मायने है कि बहुत मेटिकुलस बहुत पर्टिकुलर रिसर्च किया जाए, जिसके वास्तव में जो भी कंक्लूज़न है, वो नई हिस्ट्री की राइटिंग को नया डायरेक्शन दे। एक और बात कहना चाहूँगी कि हिस्टोरियोग्राफी में जो ब्रिटिश ट्रेंड था, ब्रिटिश नज़रिया था, पर्सपेक्टिव था, उसको चेंज करने के लिए ये रिसर्च बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मतलब उसकी रियल तस्वीर लाने के लिए। जब आपने ब्रिटिश हिस्ट्री की बात की, जब कोई ब्रिटिश हिस्ट्री लिखी जाती है इंडियन मॉन्यूमेंट्स को लेकर के, तो मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की होती है, हिंसा की चर्चा हुआ है इनकी बात। लेकिन एक अभी के समय में एक चैलेंज आता है, एक सवाल उठता है बार-बार कि हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो धीरे-धीरे टूरिज़्म का बनते जा रहे हैं। अभी हाल में कुछ ऐसे मामले भी हैं। तो जो लोग हिस्ट्री से इंटरेस्टेड हैं एकेडेमिया में, उनका एक कंसर्न है कि ये टूरिज़्म क्या आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री को, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नेगेटिव वे में अफ़ेक्ट करेगा? ये कई सारे लोगों की क्वेरी है, जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा उठनी चाहिए मैं कहूँगी। एक्चुअली समग्र रूप में देखें तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी संस्कृति संरक्षित हो, लेकिन साथ में लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हमारा गौरव गाथा, हमारा ज्ञान जब तक लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तब तक उसका क्या मतलब है? हमारी सभ्यता इतनी गहन है, इतनी श्रेष्ठ है, तो यदि हम इसका पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखें कि पर्यटन क्या है? पर्यटन एक बहुत अच्छा मीडियम है। संस्कृति को, हमारे ज्ञान को लोगों तक, ग्लोबल लेवल तक कन्वर्ट जाने करने का। इसमें प्रक्रिया ये रहती है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर जिसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व है, उसको लोगों तक एक्सेस देना। यहाँ पे प्रश्न तब आ जाता है कि क्या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है, जिसमें एक्सेस देने से उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा? इस बात की संवेदनशीलता के लिए ये डायरेक्टरेट होता है पुरातत्व का, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या पर्यटन केंद्र बनाने में या फर्दर उसका हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट करने में, इसके मूल स्वरूप में या इसको बनाए रखने में कोई दिक्कत होगी? तो इसकी एक प्रोसेस होती है। यदि डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी इसको समझता है कि ये इस लायक है कि इसको पर्यटन केंद्र बनाने में कोई भी इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होगी, तो बनाया जा सकता है। जैसे हमारे भोपाल में गोलघर है या जगदीशपुर का वो है महल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से और
इसमें जो आपने सवाल किया कि कहीं कोई क्षति या हमारी संस्कृति में, तो नो डाउट ये रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, गाइडलाइंस हैं, एक्ट्स हैं सभी जगह कि इस पे एक प्रॉपर वॉच रहे, नियमों का पालन हो, उसमें हमारे तो ये प्रयास। पूरी प्रोसेस क्या होती है? अगर कोई एक प्रिज़र्व्ड जगह है, उससे लेकर के उसके पर्यटन स्थल तक में कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस क्या है? ये डिस्कशन कैसे? हाँ, हाँ, इसका पूरा एक अधिनियम के द्वारा ये है कि जब कहीं हमें सूचना मिलती है या स्वतः संज्ञान में कोई लेता है कि किसी जगह पर कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की कोई चीज़ है, जनरली 100 इयर्स को हम लोग मानते हैं, और खुदाई में निकली है या कहीं जंगलों में है या बहुत समय से पड़ी है लावारिस, लेकिन उसका किसी ने नोटिस में नहीं लिया, तो स्वतः संज्ञान में लेकर कोई भी व्यक्ति इसके वो हमारे यहाँ भेज सकता है कि इसका आप ध्यान दें। तो हम लोग एक सर्वेक्षण यदि पाते हैं कि उसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं, तो हम लोग सर्वेक्षण के लिए एक टीम भेजते हैं एक्सपर्ट्स की। उसकी रिपोर्ट के आधार पे हम इसमें निर्णय लेते हैं कि इसको नोटिफ़ाई किया जाए संरक्षित विभाग के द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट के रूप में। और यदि ऐसा होता है तो हम लोग फिर उसे एज़ पर बजट और एज़ पर गाइडलाइंस हम लोग संरक्षित करते हैं, उसका केमिकल कंज़र्वेशन करते हैं, उसका सिविल की यदि इंटरवेंशन की ज़रूरत होती, इसके लिए पर्टिकुलर बॉडीज़ होती हैं, इसकी प्रक्रिया होती है। उस समय का स्टको बनाने के लिए ओरिजिनल मटेरियल जैसा होता है, तो उस तरह से हम लोग कंज़र्व। अब यदि उसका कंज़र्वेशन करने के बाद यदि वो जगह पर्यटन स्थल के रूप में अ, उपयोग की जा सकती है, उसका इस तरह का रूप है और स्वरूप है, तो हम लोग उसे अपने संचालनालय से डीनोटिफ़ाई कर देते हैं और वो पर्यटन को हस्तांतरित कर देते हैं कि वो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। यानी कि अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट इस कंडीशन में है कि परफेक्टली शेप्ड है और उसको अफेक्ट नहीं हो सकता, तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होके हाँ जी, पर्यटन के पास चली पर्यटन जाती केंद्र में चली जाती है, फिर वो पब्लिक एक्सेस के लिए, लेकिन पर्यटन विभाग भी इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी और दायित्व निभाता है कि उसका रूप क्षतिग्रस्त ना हो। तो एक लोगों तक हमारे संस्कृति की गहराई पहुँचे, ज्ञान पहुँचे, लेकिन साथ में वो चीज़ प्रिज़र्व भी रहे। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 3 थी, भीमबेटका, खजुराहो और आपके, तो अब 15 टेंटेटिव लिस्ट होती है यूनेस्को की, तो उसमें 15 जगहों का नाम है जी। और अभी फाइनल होने में वक़्त लगेगा। लेकिन उनमें जिस तरह से भोजपुर का मंदिर है या आपका ओरछा के टेम्पल्स हैं, तो वो सब आए हैं। तो ये अ, हमारे पूरे जो संस्कृति विभाग है, उसके इंटीग्रेटेड एफर्ट्स रहते हैं कि लास्ट टारगेट ये है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे और लोगों तक पहुँचे। मध्य प्रदेश में मुझे ये चीज़ खूबसूरत लगती है। अभी लगता है जैसे विदिशा में खुदाई हुई, वहाँ हुँ, पे प्रतिमाएँ मिली हैं, पुरानी उदयपुर मंदिर लगातार इतनी चर्चाओं में है और भी जगह पे। किसी नई जगह पे एक्सकवेशन करना, अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लगता है कि ये एक हिस्टोरिक सिटी है, यहाँ पे कुछ हुआ था और इसके आस-पास में संभावनाएँ हैं आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलने की, तो हम उसको अप्रोच कैसे करते हैं? और किसी व्यक्ति को अगर लगता है, जैसे मैं अपने खेत हुँ, में खुदाई कर रहा हूँ, मुझे हुँ, कुछ हुँ। मिला, मुझे लग रहा है कि इसके आस-पास और भी कुछ हो सकता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? उसमें कैसे काम करते उसमें भी जिस व्यक्ति को मिला है, जिसके पास पाया गया या किसी और को सूचना मिली है कि यहाँ पर ये सामान पाया गया, तो उसको सूचित किया जाता है, जैसा नियम है, कलेक्ट्रेट में सूचित किया जाता है, उसकी फिर उसको लिया जाता है, संधारित कहेंगे या उसको कब्जे में लिया जाता है और उसका परीक्षण कराया जाता है और फिर फर्दर हमारे डायरेक्टरेट को उस बात के लिए ताकीद किया जाता है कि हम उसका सर्वेक्षण करें और उसकी केमिकल प्रोसेस भी होती है। प्लस जहाँ भी सामान मिला है उस हर ऐज का जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास ये ज्ञान रहता है कि जो भी उसमें चाहे आइकोनोग्राफ़ी हो, चाहे मेकिंग स्टाइल हो, कि ये मूर्ति है, इसमें ये अ, उनके चिन्ह दिख रहे हैं, तो ये किस एरा को बिलॉन्ग करते हैं। तो एक्सपर्ट्स की टीम उस मटेरियल को देख के, उस स्टाइल को देख के, मेकिंग स्टाइल को देख के, उसके चिन्ह देख के, उसका एरा और केमिकल टेस्टिंग से उसका एरा हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर उसको अपने डिपार्टमेंट के संरक्षण में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है कि जब धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है,
तो अक्सर हमारे यहाँ जैसे अभी विदिशा में शिवलिंग मिला है, या आशापुरी में बहुत सारा मटेरियल मिला है, और गंधरपुरी का संग्रहालय, यदि मैं कहूँगी कि रिसर्चर्स के लिए और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको विजिट करना चाहिए। वहाँ पर जहाँ खुदाई करो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, स्पेशली गंधरपुरी में। और जो आशापुरी है, वहाँ पे तो रिकंस्ट्रक्शन एक मंदिर का हो भी चुका है, बहुत सारा मटेरियल मिला है। तो वहाँ पर जन आस्था ऐसी रहती है कि वो लाने नहीं देते हैं। तो ऐसी जगह पे फिर प्रावधान है कि स्थल म्यूज़ियम, साइट म्यूज़ियम बना देते हैं। तो आशापुरी में भी साइट म्यूज़ियम है, जिसमें वहाँ पे कई 100 मूर्तियाँ निकली हैं और प्रदर्शित की गई हैं। फिर उसको संरक्षित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गंधरपुरी अभी रिसेंटली एक साइट म्यूज़ियम है और उसको विकसित कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही संग्रह किया गया है। अच्छा, ये हो गई आर्कियोलॉजी की बात। आपने कहा कि आपने 17 साल इतिहास में बताया, हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री भी कहानियों की तरह होती है, और हर व्यक्ति जो इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, उसके इतिहास के एराज होते हैं जो उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं। आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इतिहास के किस एक में? सच बताऊँ तो जब मैंने पीजी किया, तब तक तो एक रूटीन में जैसे रहता था हमारे समय में, कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, चले जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो मैं बताऊँगी मेरा अनुभव रहा कि हिस्ट्री, यदि कोई भी एक स्पेशलाइज़ेशन का एरिया होता है वो ठीक है, लेकिन जब तक एज़ अ होल आप पूरी दुनिया का इतिहास एक बार नहीं समझेंगे, तब आप में वो पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, जो इस पूरी हिस्ट्री को समझ के। क्योंकि काल समानांतर समझ होती है। आज आप इस युग में हैं, तो आप भारत के इतिहास, भारत का सराउंडिंग देख रहे हैं, आज का समय। और इसके पैरेलल यदि हम नहीं जानेंगे कि यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, क्या सोशल ट्रेंड्स हैं, क्या बिज़नेस में क्या चल रहा है, एज़ अ होल मतलब लाइफ़ के जितने भी एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस हैं, यदि उन डायमेंशन से रिलेटेड सिनेरियो आपको क्लियर नहीं होगा, तो हिस्ट्री के लिए एक समग्र पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया नहीं समझ में आता। तो मुझे जो फ़ैसिनेट किया कि एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हर बार होता रहा कि अच्छा, जब वेदों के बारे में गए, तो वेदों में ये कहते थे शुरू में कि अपना ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ये था कि आर्यन्स आए और उन्होंने ये सब किया। अब आप वेदों में जाइए और जो गायत्री मंत्र है, या जितने भी उल्लेख हैं या ऋचाएँ हैं, सूक्त हैं, ग्रह सूत्र हैं, तो उसमें आप जो ज़िक्र हो रहा है, वो ज़िक्र होने के लिए आपकी कम से कम कई 100 सदियों का अनुभव चाहिए, जो चेतना है। बिल्कुल। कि सांस्कृतिक चेतना, अपन संस्कृति का डेवलपमेंट परिष्कृत से लगाते हैं कि परिष्कृत कितनी है। तो जो मंत्र पढ़ रहा है, जो ऋचाएँ दे रहा है, वो क्या अचानक से आके बोलने लगेगा? उसके लिए सदियों का चाहिए। तो जब मैं गई, तो ये वाला जो रॉन्ग नोशन एक एस्टेब्लिश हुआ था कि बाहर से आए, उन्होंने सभ्यता दी है। तो ये बात मुझे और अट्रैक्ट करती गई कि नहीं, और समझें कि यदि वो 6th सेंचुरी में मटके जो पॉटरी के अपने रिमेन्स मिल रहे हैं, और उस पे डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग में भी ज्योमेट्री है, और आपके प्रतीक हैं, शुभ चिन्ह हैं, और योगी की मूर्ति है जो ध्यान में बैठी। ध्यान कैसे आपका अचानक पैदा हो सकता है? सदियों का बैकग्राउंड, जब तक कल्चरल इवोल्यूशन आपका नहीं होगा, आप डेवलपमेंट से आप परिष्करण में नहीं जाएँगे, भौतिक विकास से, तब तक आपकी सभ्यता, संस्कृति की ऐसी स्थिति, ऐसा स्टेटमेंट अपन कैसे दे सकते हैं कि ये किसी और ने दे दी। तो जो हिस्ट्री राइटिंग का अ, तरीका था, या ब्रिटिश राज का जो इम्पैक्ट था, वो मुझे जैसे से प्राचीन इतिहास को मैंने एक्सप्लोर किया पढ़ाने के दौरान, वो मुझे बहुत अपील किया। अभी हाल ही में 19 तारीख को थ्री आई एटलस करके एक कॉमेट पास हुआ इंटरेस्टेड डॉट। इसमें मुझे बहुत फैसिनेट किया। मैं थोड़ा सा प्लीज़। पॉडकास्ट में खुद बोलता हूँ। प्लीज़। उसमें एक चीज पर्सपेक्टिव निकल, जब उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट ने जब उसको स्टडी किया, तो उन्होंने कहा वो एक हार्ट बीट इमिट कर रहा है। अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट बीट है क्या।
उसके बाद ऑल्टन एल्टन करके कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उनका कहना है कि वो जो एमिट कर रहा है, वो उसको समझने के लिए आपको जो इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ टाइम है, अच्छा। प्राण वायु, हाँ। आपको अगर उसमें जाके आप समझते हो तो आपको एक सिंपल पैटर्न नजर आ रहा है। हम्म। उनका ये दावा था कि जो भारत की मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग थी, वो फिजिकल नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल थी, यानी वो यूनिवर्सल मैथ है। इस तरह का प्रोडिक्शन आज के समय पे वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप पूरी दुनिया को नहीं देखते तब तक आपको अपना वो समय, अभी का जो समय है इसको लेकर के बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है। जब आपके पास हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होती है, समय चक्र में घूमता है। आज के समय दुनिया की जो स्थिति है और इतिहास की आपका जो अध्ययन है, उसको आगे भारत की दिशा और आगे इतिहास की किस तरह से देखते मतलब गहरा और समग्र वाला प्रश्न है, जिसमें मुझे इंटीग्रेशन और समग्र ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। मनुष्य की जिंदगी को समझने के लिए एक थ्रेड देते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, यदि वो बैकग्राउंड, अपने इतिहास की पृष्ठभूमि और आज का समय, उसके ट्रेंड्स जो हम लोगों को समझ में आते हैं, यदि उसको रिलेटिव, उसके सापेक्ष देखा जाए, तो मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन पीरियड निकल चुका है। कैसे? जब 2000, मतलब 90s में और 2000 पहला दशक जो था, मुझे लगता है तब बड़ा डरा हुआ समाज में, बड़ा वेस्टर्नाइजेशन को लेकर सभी जगह कि 90s में जब हमारे यहाँ इसकी ग्लोबलाइजेशन की बात हुई और लिबरलाइजेशन की बात हुई, अचानक से ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति खतरे में है। और मैंने जैसे हिंदी साहित्य थोड़ा-सा पढ़ा है, तो उसमें भी इस बात की चिंता, कहीं न कहीं मूल्यों का पतन, अपनी पारिवारिक व्यवस्था और संस्कृति का क्षरण, खासकर वैल्यू सिस्टम पर बहुत बात हुई। और ऐसा माना जाने लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या सही में हमारी पूरी विकास को भारतीय अपेक्षा या भारतीय जो परंपरा है, उसके अगेंस्ट प्रभावित कर रहा है। फिर आप देखिए कि जब ये करीब दूसरा दशक आया और आज के समय में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आ रही है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोविड के समय ने बहुत कुछ ये दर्शाया कि हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, इतना अलाइनमेंट है लाइफ के और नेचर के कि हर व्यक्ति को ये गर्व महसूस हुआ कि कितना अच्छा था हमारे यहाँ कि इस तरह से दिनचर्या शुरू होती थी, सात्विक खाना होता था, इम्यूनिटी पावर जो हम लोग सप्लीमेंट्स ले लेके बढ़ा रहे हैं अब, वो हमारी जीवन शैली में थी। अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर जितना, यदि आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लाखों में संख्या बताएंगे कि जो डिप्रेशन के शिकार है। यदि आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप कहेंगे कि दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री हथियार बनाने की है। हैं? जो ग्लोबल पीस की बात करेंगे, जो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानवाधिकारों की बात करेंगे, वो उसके सबसे बड़े वायलेशन करने वाले दिखेंगे। हम सब जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा बाल मज़दूर और मज़दूरों की बात करेंगे, महिलाओं की चिंता करेंगे, आप उनकी स्टडीज़, उनकी रियलिटी देखिए। तो मेरा ये कहना है कि जब अपन शुबह कर रहे थे, शक कर रहे थे अपने इस पर कि हम खत्म ना हो जाएँ इनके प्रभाव में, तो अब ये क्लियर लाइन देखने में आ सकती है कि हम टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइज़ेशन को आगे अपनाने में किसी से कम नहीं हैं। चाहे हमारी स्पेस की प्रोग्रेस देख लो, चाहे गुड गवर्नेंस में आप देख लीजिए, पंचायत में देख लीजिए। माना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है या करप्शन है, लेकिन आप ये देखिए 1.5 अरब का कंट्री और पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंसा, आतंकवाद है, जितना भेदभाव है, चाहे समाज में समरसता है, आप तुलनात्मक रूप में देखिए कि हमारे यहाँ कितना, इतनी बड़ी जनसंख्या सेफ है, ग्रोथ के अवसर हैं। तो ये जो शक था, मुझे लगता है आज मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं अपने फ़ील्ड से कहूँगी, अनुभव से कहूँगी
कि वो बहुत विश्वास एस्टेब्लिश हुआ है, पूरे यदि हम दुनिया के रिलेटिव में कहें तो। और जितना हम लोग इस समय पश्चिम की स्थिति आर्थिक रूप से देख रहे हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो और दृढ़ विश्वास बढ़ा रहा है कि जितने आपके हिंसक या कहेंगे कि जितना मूल्य आधारित हमारी नीतियाँ, हमारे सोच, हमारी जीवन शैली है, वो वहाँ पे नहीं दिख रही है और उसके रिperकशन हमें देखने में आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि कमियाँ तो हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन हमारा विश्वास अपने आप में बहुत बड़ा है। जिस तरह से अभी आने वाले समय पिछले 10-15 सालों में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के स्टडी करने वाले हाँ जी। इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं और जिस तरह से दुनिया लगातार इंडियनाइज हो रही है हाँ, इंडियन तरीकों को लेकर के। आज अगर आप वेस्ट का कोई भी जर्नल खोल करके देखें, रिसर्च जर्नल खास करके मेडिसिन के फील्ड की, तो उसमें आपको दादी नानी के नुस्खे ज्यादा दिखाई देने लगे। ऐसे में इंडिया का जो भारत का लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व के ऊपर, सॉफ्ट पावर के ऊपर जो हुँ, बढ़ हुँ। रहा है, ये अभी धीरे धीरे एक्सपैंड तो हो रहा है, मगर एक समय पे वो अपने पूरे प्रभाव पर था। कोई भी जो वैदिक टाइम की आप बात करें, उस टाइम की कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें थी भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड को affect मुझे लगता है थोड़ा-सा इसमें और गहरे से उतरें, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बोल देते हैं कि वैदिक समय में हम यहाँ पर थे, तो हम लोग उस टाइम को नहीं जी रहे हैं, उसकी सीमा क्या थी? उसका क्षेत्र कितना था? उस समय यदि हम बैठे हैं तो हमारे दिमाग में क्या था? उस बात को केवल हम उस साहित्य जो उपलब्ध है उतना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्ञान जो आउटकम है उस समय का हमारे पास जो लिटरेचर या परंपराएँ हैं, वो उतने तक हमें पता है। हो सकता है यदि दोनों युग का कोई देखें और मूल्यांकन करें, तो हम बहुत आगे हों। क्योंकि आज की जो चुनौतियाँ हैं, उस हिसाब से हम कितनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसको मैं कहूँगी कि जो मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को सही मायनों में मटेरियलाइज़ करने में, उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और जो हमारी साइंस की नॉलेज थी, वो तो हम लोग रिवाइव और लोगों तक पहुँचाने का काम कर ही रहे हैं। है? आपने अनुभवों की बात करी, लेकिन अनुभव उपयोगी तब हैं जब वर्तमान समय के हिसाब से उनको किया जा सके। आज के समय में जब छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, जो चाहे वो देख सकता है, वीडियो गेम्स में है, एआई के दौर में सोचने की क्षमता लोगों की कम है। ऐसे में जो हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ हैं? और वो किस तरह से वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है? तो लोगों के मन में डर है टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो एआई को लेकर के, वो आने वाली दुनिया को लेकर के, उसमें हमारा वैल्यू सिस्टम। मुझे जो लगता है कि हम लोगों को कभी भी बच्चों को उपदेश दे के कभी कुछ नहीं कहना चाहिए कि देखो हमारी कल्चर बहुत अच्छी है बेटा, ऐसा आदर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसके बजाय जो हमारी नई अचीवमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, एआई है, एआई का उपयोग हम उनको सेतु के रूप में करें। कैसे? कि बच्चों को ये पसंद आ रहा, हम लोगों ने देखे हैं जितने भी आपके कार्टून के रूप में आ रहे हैं, वीआर इफेक्ट्स जी। वाली जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी उनको स्टोरीज़ बताएँ, उन्हीं से रिलेटेड पिक्चर्स या उनके वीडियो गेम्स। अब वीडियो गेम्स की फ़िल्टर और स्क्रूटनी करना ज़रूरी है कि उसकी भाषा और उसका जो कन्वे हो रहा है, एक्सप्रेशन या इस तरह की एक्टिविटीज़ कि बच्चों में हिंसा ना रहे। लेकिन ये बहुत अच्छा मीडियम है कि बच्चों को इसमें पहले लाया जाए, इस सिंक किया जाए इसमें, और फिर उन्हें उस चीज़ से जोड़ा जाए जो बाय प्रोडक्ट होगा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अनुभव वाली। उन्हें ये पता रहे कि हाँ, म्यूज़ियम है और वहाँ पर इस तरह के आर्टिफ़ैक्ट्स हैं और उसपे पता चला कि दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की कोई स्टोरी है या मंगल पांडे की कोई स्टोरी है। अब वो कार्टून या वीआर की फ़ॉर्म में वो देख रहे हैं, या हमारे ये इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस अपने यहाँ खुला है ओरछा में और स्टेट म्यूज़ियम में। तो बच्चे उसको लगा के रियल फ़ील कर सकते हैं।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन बच्चों को इस माध्यम से रुचि पैदा करें, और जब वो मैच्योर हो जाएँ, तब वो समझ पाएँ, अच्छा उनके लिए फिर अजनबी बात नहीं रहेगी। अचानक से हम कहें कि आप हिस्ट्री पढ़ो, देखो इसमें बहुत अच्छा, तो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। हम लोग प्रेशर से उनको कुछ नहीं कर सकते। बच्चा अपने आप में उसकी एक दुनिया है, उसकी एक समझ है। उनकी तरफ खड़े होके हमें सोचना पड़ेगा कि उनको वहाँ से कैसे कनेक्ट किया जाए। उनको एम्बेडेड करना होगा नए सिस्टम से, और उसमें माध्यम यही है कि उन्हें जो चीज़ अपील कर रही है, उस माध्यम को लिया जाए। तो हम लोग रोकने की बजाय कुछ नया क्रिएट रिप्लेस करें। तो उनसे कहेंगे कि आप टीवी ना देखो, बजाय इसके कि उनको टीवी में जो देख रहे हैं, उसका कंटेंट चेंज कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कोई भी समाधान पूरा नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा ट्रेंड देख के, बच्चों की रुचि देख के, और ऐसा भी नहीं होता है कि हम सालों में सोचें कि परिवार में पेरेंट्स टीवी बहुत देख रहे हैं, बच्चे ना देखें। सो अभी तो हम इतना कर सकते हैं कि मीडियम थोड़ा-सा चेंज किया जाए, जो देख रहे हैं कंटेंट बेहतर चेंज। चीज़ों की तरफ हाँ हुआ जी। जाए। मैम अभी के समय में जो जनरेशन जेन ज़ीज़ नहीं कहते हैं, मिलेनियल्स में भी सबसे बड़ी समस्या जो देखने को आ रही है मेंटल पीस, डिप्रेशन की है ये चीज़, और ये लगातार बढ़ रही है, बहुत लगातार लोग ज़्यादा, डायग्नोज हो रहे बिल्कुल। हैं। ऐसे में हमें आइडिया है कि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ जितनी बड़ी होती हैं, उतना ज़्यादा आप परेशान होते हैं इस तरह की चीज़ से। इस पद पे होने के बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें मैनेज करें, आप इतने काम, इतने आराम से बात करने वाले, शांति से चेहरे पे वो नहीं दिखती। थैंक यू। ये नहीं, ये ज़रूरी है समझना। आखिर आपकी रूटीन क्या है मेंटल पीस को मैनेज करने के लिए? और जो कोई देख रहे हैं अगर वो अपने मेंटल पीस को मैनेज करना चाहता है, तो उनके लिए आपका सजेशन? मैं सच बताऊँ, ये कुछ तो बाय गॉड्स ग्रेस होता है कि नेचर ऐसा रहता है जिसमें आप समझने और सुनने का आपका पहला रिएक्शन जो होगा इंस्टेंट, वो रहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरे से पूछने से पहले हमेशा ये रहता है कि इसमें कुछ रीज़न होगा। तो यदि कोई गुस्सा भी हो रहा है या कभी, तो मुझे लगेगा ये इसका फ्रस्ट्रेशन है, कोई रीज़न होगा। तो मैं एब्ज़ॉर्ब करने और सुनने में मेरा पहला वो रहता है। तो ये काफ़ी कुछ लोगों को ईज़ करता है, और मुझे भी मतलब कंपोज़ वाली चीज़ रहती है। बाकी साहित्य से काफ़ी विस्तार पाते हैं हम, कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं अदर देन कोर्स, तो आप उतना जीवन तो जी नहीं सकते कि किसी की अ, झोपड़ी में जाके उसके दुःख समझ सकें। लेकिन यदि आप किसी उपन्यास के ज़रिए, क्योंकि साहित्य किसी न किसी व्यक्ति ने संवेदनशीलता से उस स्थिति को जिया और उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यदि साइंस किसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न है, तो साहित्य उन भावनाओं को अपने अंदर पहचान करता है, विस्तार देता है। फिर मैं थोड़ा सद्गुरु जी की पुस्तकें, उनका जो दर्शन है, उसको भी काफ़ी एब्ज़ॉर्ब करना चाहती हूँ। वो भी काफ़ी शांति देता है, और एक सबकी बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी में ईश्वर है। तो मेरा पहला ये रहता है कि सभी व्यक्ति अच्छे हैं, अपने समय का परिणाम है। पता नहीं उनके बचपन में क्या हुआ होगा कि उनका ये रिएक्शन है। पता नहीं उनके साथ घर में क्या होगा जो इतने गुस्से में हैं। तो मेरा मेंटल लेवल पे मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा पहला ध्यान यही जाता है कि व्यक्ति की मनोदशा किस समय का परिणाम है। तो मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है, इसलिए सबसे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। बहुत हम लोग टीम की तरह काम करते हैं जहाँ भी करते हैं। जो इतना सारा काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया है, जो इतने सारे आर्काइव्स किए हैं, जो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, हमारे दर्शकों में से कोई अगर आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, इतिहास में इंटरेस्टेड हो, और वो इस मटेरियल की, इस सामग्री का उपयोग करना चाहे, तो उसके लिए रास्ता क्या होगा? एक तो वेबसाइट तो होती ही है, लेकिन मैं कहूँगी यदि आप विज़िट करना चाहते हैं, संग्रहालय में करना चाहते हैं, तो करीब हमारे 44 म्यूज़ियम्स हैं, सब तरह के, 7 स्टेट लेवल के हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं।
तो यदि आप आर्टिफैक्ट्स पे, मूर्ति कला पर, इस पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। यदि आर्काइव्स में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो बाणगंगा स्क्वायर पर भोपाल में संचालनालय का कार्यालय भी है, प्लस अभिलेखागार भी है और वहाँ पर पुस्तकालय भी है, तो शोधार्थियों को जैसे एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग शोध करने के लिए अलाउ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा समय देने के लिए, इतनी बातें बताने की। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जानने को। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें